ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट क्या होता है बेटा? देखो, जहाँ तक आपके अकाउंटिंग सिस्टम्स का सवाल है, तो दो मेन ब्रॉड अकाउंटिंग सिस्टम हमें पढ़ने में आती है, राइट? एक है फिनेंशियल अकाउंटिंग और एक जो है दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट? फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखो कि भैया स्टेप क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंट का सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। सबसे पहले कोई भी मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर टेक प्लेस होता है, सो व्हाट वी डू, वी पास अ जर्नल एंट्री। जर्नल के बाद जो नेक्स्ट काम हम करते हैं दैट इज लेजर पोस्टिंग। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज कास्टिंग। कास्टिंग मतलब बैलेंसेस फाइंड करना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखना, ट्रेडिंग में चाहता है तो बाय ट्रेडिंग लिखना, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग। उसके ऊपर से बनता है ट्रायल बैलेंस। और फाइनली उसके हिसाब से हम फाइनल अकाउंट दैट इज और P&L एंड बैलेंस शीट बना लेते हैं। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करो तो उसमें भी प्रोसीजर सेम है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज वी पास जर्नल एंट्री। कॉस्टिंग के ट्रांजैक्शन की कॉस्टिंग की अलग सेट ऑफ एंट्रीज है, वो हम इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल चैप्टर में सीखेंगे, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर होता है लेजर पोस्टिंग। उसके बाद कास्टिंग, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद P&L। बैलेंस शीट कॉस्टिंग में बनती ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं बनती है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सर व्हाई आर वी लर्निंग कॉस्टिंग? कॉस्टिंग क्यों सीख रहे हैं? कॉस्टिंग का मेन पर्पस क्या है? तो कॉस्टिंग का मेन पर्पस जो कहा जाता है दैट इज एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करना, ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट का और चैप्टर का मेन पार्ट माना जाता है। और फिर यहाँ पे आ जाता है एसरटेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है कि यार अगर आपके पास कॉस्ट आ चुकी है तो आप सेलिंग प्राइस भी हमें साथ साथ में बता दो। इन दो मेन ऑब्जेक्टिव्स को लेके आपका कॉस्टिंग चलता है। और अगर इस दो मेन ऑब्जेक्टिव को देखो तो शायद आप समझ जाओगे कि आपको इसमें कहीं पे बैलेंस शीट की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? दैट इज़ वाई वी डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और ये जो P&L है उसका ही प्रॉपर फॉर्मेट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। सो कॉस्ट शीट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, राइट? अब इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसको आपको पढ़ना होगा, जिसको आपको समझना होगा। तो फॉर्मेट क्या है, मैं चाहता हूँ मैं भी एक बार लिखता हूँ, मैं साथ साथ में आपको बताते भी जाऊँगा और हम साथ साथ में उससे लिख लेते हैं ताकि एक बार आपको जो है फॉर्मेट क्लियर होगा तो फिर आपके लिए समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, चलो तो पहले हम लिखते हैं, मेरे साथ में लिखते रहना आप लोग।
पहले हेडिंग दे देते हैं, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है बेटा, चलो साथ में लिखते रहना, मैं बताते जाता हूँ क्या क्या करना है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड। जिस पीरियड की कॉस्ट शीट बना रहे हो वो लिख लेने का। इट कैन बी अ ईयर, इट कैन बी अ मंथ, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वांटिटी ऑफ finished goods produced in terms of units and same quantity of finished goods sold in terms of unit. What is our production and what is our sales? We would like to show it. और यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं, टोटल एंड पर। ये रूलिंग जल्दी से रेडी कर दो, फिर हम साथ में लिखते हैं। चलो जल्दी रूलिंग रेडी। ठीक है, तो चलो अब लिखना शुरू कर दें। पहले मैं सिर्फ लिखा देता हूँ, फिर आपको सब कुछ समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो कॉस्ट शीट सबसे पहले स्टार्ट होगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड से। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपको देगा डायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद अगर हम ऐड करें तो नेक्स्ट आएगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आपको दे देगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है बेटा। उसके बाद ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये आपको देगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और ये आपको दे देगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और factory cost can also be called as
वर्क कॉस्ट। फिर उसके बाद आएगा एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के रिलेटेड है वो यहाँ पे आएंगे। तो ये आपको दे देगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग sorry guys, I don't know what happened actually. Yeah, less closing stock of finished goods so this will give you cost of goods sold। उसके आगे add admin overheads। यहाँ पे जो एडमिन आएगा दैट विल बी जनरल। जो जनरल एडमिन है वो यहाँ पे आएगा। तो उसके बाद सॉरी यहाँ पे आ जाएगा add selling and distribution overheads so this will give you cost of sales। उसके आगे अगर हम कर दें add profit तो फाइनली आपके कॉस्ट शीट का एंड आ जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपका सेल्स। नाउ अब हम पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट लिख लेने के बाद फॉर्मेट में जो टर्म्स है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल, भाई डायरेक्ट लेबर, भाई डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या है सब तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेना चाहते हैं बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट। हेडिंग ऐसा दे देता हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले भैया कॉस्ट क्या है हाँ, मैं दो बातें बता दूं कि भाई कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो भी मैंने लिखा है दैट इज आई एम कीपिंग इट रियली सिंपल। फिर इसके बाद में जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे उसके बाद में हम विल स्टार्ट ब्रिंगिंग क्वालिटी एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्क्रैप, everything will start to bring, everything will be coming, don't worry about it, but for the time being let's continue with what we are studying। ठीक है my friends, so what we are talking about is कि भैया कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट की सबसे सिंपल डेफिनेशन जो मुझे आती है वो है कि कोई भी चीज़ को पाने के लिए आपको जो खर्चा लगता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, द एक्सपेंस दैट यू इनकर्ड, राइट। जैसे समझो आप कोई मॉल में गए, कोई शॉप में गए, कोई शर्ट पसंद आई, शॉपकीपर ने आपसे कहा कि भाई ये 2500 का शर्ट है या ट्राउज़र है, व्हाटएवर, आपने उसे 2500 रुपये दे दिया।
अब बाहर आके अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइस चॉइस, नाइस शर्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस, तो आई कैन अश्योर यू आपका मुझे जवाब होगा सर 3000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ या 2500 रुपीज़, वॉट एवर यू हैव पेड, राइट माई फ्रेंड्स। तो दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट कि भैया कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस, कि भाई मैंने ये शर्ट खरीदा 2000 में, तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट है 2000, मुझे 2000 में पड़ा। अब ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट किसकी बात करेगा, तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में बेटा हम कभी एक बायर की बात नहीं करेंगे। इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट वी विल बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरर, कि मैं तो बायर हूँ, मैं तो एंड यूजर हूँ, मुझे ये शर्ट 2000 में पड़ा। अब जो मेरी कॉस्ट है वो मेरे मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस है। सर सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सिंपल फंडा हम सब बचपन से जानते हैं। हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट में इस कॉस्ट की बात करेंगे कि भैया जिस मैन्युफैक्चरर ने शर्ट बनाया उसकी कॉस्ट कितनी लगी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो दिस इज what we gonna be discussing in this particular chapter। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो मेन 3 तरीके की कॉस्ट इसमें लगती है, मटीरियल, लेबर एंड माय फ्रेंड एक्सपेंसेस। मटीरियल क्या होता है, जैसे ये क्लोथ एक मटीरियल है। लेबर क्या होता है कि जो इंसानों को पेमेंट देते हैं, दैट इज लेबर। और एक्सपेंस की डेफिनेशन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, वो एक्सपेंस है, ठीक है। जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, वो एक्सपेंस है। इट इज़ रियली सिंपल, ठीक है माय फ्रेंड्स। सो मटेरियल क्या होता है, विच इज़ in hard form, which can be seen, it can be touched, like I can touch this cloth, so that is material for me। लेबर क्या होता है सर, इंसानों को, लेबर को जो आप पेमेंट देते हो इंसान को, दैट इज कॉल्ड लेबर। और एक्सपेंस क्या होता है, सो एक्सपेंस इज, let's not understand the definition of expense। whatever is not material, whatever is not labor is expense। Let us keep it simple, my friends। Now, having said that, material, labor and expenses can be further classified into 2 parts: direct, indirect, direct, indirect, and my friends, indirect, indirect। तीनों के दो क्लासिफिकेशन आ जाएंगे। direct, indirect, direct, indirect and direct, indirect। That's how it works out। सो डायरेक्ट क्या होता है, तीनों जगह पे डायरेक्ट का मतलब और तीनों जगह पे इनडायरेक्ट का मतलब सेम होता है। तीनों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब अलग नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ लो, फिर उसे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस में आपको बस फिट कर देना है।
सो व्हाट इज दिस, लेट्स स्टडी। एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, नाउ say for example, दिस इज योर फैक्ट्री। ये आपकी एक फैक्ट्री है जहाँ पे आप समझो यही शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसकी हम फिलहाल बात कर रहे थे। ठीक है बेटा, जिस शर्ट की अभी अभी हम बात कर रहे थे, ये शर्ट आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर दो। अब कॉस्टिंग भूल जाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूल जाओ, बहुत सिंपल बात करो कि भैया इस शर्ट बनाने में कौन कौन से खर्चे कंपनी को लगते होंगे। वन सेक गाइस, इस शर्ट बनाने में कौन कौन से कॉस्ट कंपनी को लग रहे होंगे। तो सर जहाँ तक मुझे समझ में आता है, सबसे पहला आपको लगेगा क्लोथ। क्लोथ इज द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट। क्लोथ कितना लगेगा, तो लेट मी से it will be 2 meters at the rate 200 per meter। तो 400 रुपए का क्लॉथ इस एक शर्ट के अंदर जाएगा। फिर क्या होगा सर, लेबर टेलर लगेगा जो इस क्लॉथ को स्टिच कर सके, जो कट करके एक प्रॉपर फॉर्म में ला दे दोस्तों। तो हमें ये पता है कि हमारे इसको 4 आवर्स एट द रेट 20 का अगर हम पेमेंट करते हैं तो 80 रुपीज़ ये लग जाएगा, राइट। बट क्या आपको लगता है कि दो चीज़ों से शर्ट बन जाएगा, मटीरियल आया, लेबर आया, शर्ट बन गया? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेबर को आके पहले लाइट ऑन करना होगा, राइट। तो हमारी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 10,000 पर मंथ। हमारी फैक्ट्री में टेलीफोन बिल आता है 3,000 पर मंथ। हमारी फैक्ट्री में समझो रेंट लगता है 10,000 पर मंथ। अब मैं कुछ बहुत ही सिंपल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल सवाल है मेरे, बहुत ही सिंपल सवाल कि सर आप मुझे ये बताओ सर कि जब एक शर्ट आपकी फैक्ट्री से बनता है, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग वन शर्ट, आप मुझे ये बताओ सर कि उसमें कितने रुपीस का क्लॉथ लगता है, कितने रुपीस का क्लॉथ लगता है। ऑब्वियस आप जवाब दोगे सर ये क्या है, 400 रुपये, एक शर्ट का 400 रुपये। अच्छा, दूसरा सवाल, सर जब आप एक शर्ट बनाते हो तब लेबर कितने रुपीस का लगता है? आप जवाब दोगे सर 80 सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर। इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपीस का लगता है? एक शर्ट का 10,000 पर मंथ तो मुझे दिखता है, बट आप मुझे बताओ कि एक शर्ट का इलेक्ट्रिसिटी कितना लगता है? बताओ 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 बताओ। आपके पास कोई आंसर नहीं है। सेम वे एक शर्ट का टेलीफोन कितना, और सेम वे एक शर्ट का रेंट कितना? कांट से। ये 3 सवाल ऐसे हैं जिसमें मैं अगर आपको पूछूं कि भाई पर यूनिट, एक यूनिट का कितना, तो आपको ना चाहते हुए भी मुझे जवाब देना होगा कि सर एक यूनिट का नहीं बता सकते। आप हमें मंथ का पूछो अभी फटाक से बता देते, नहीं बेटा मुझे तो एक शर्ट का ही चाहिए, एक यूनिट का ही चाहिए। तो क्या होगा?
तो मेरे भाई बहन, एक शर्ट का, एक यूनिट का आंसर आप नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि ये इनडायरेक्ट। तो सर इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है सर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जिसका प्रोडक्शन से रिलेशन है बट डायरेक्ट नहीं है। सर तो डायरेक्ट क्या होता है ये समझाओ ना हमें। सर डायरेक्ट ये होता है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जिसका 1-to-1 रिलेशनशिप हो प्रोडक्ट के साथ, दैट इज डायरेक्ट। जैसे एक शर्ट में 400 रुपए का क्लोथ, 2 शर्ट बनाओ तो 800, 3 बनाओ तो 1200, 4 बनाओ तो 1600। ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। अच्छा सेम वे लेबर, लेबर में क्या होगा? एक शर्ट बनाओ 80, 2 बनाओ 160, 3 बनाओ 240, 4 बनाओ ऊपर 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 ऊपर। एसेंशियली व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम जिस प्रोडक्ट की कमोडिटी की बात कर रहे हैं इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट बिकॉज देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि भाई ओके, एक यूनिट 2 मीटर, 2 यूनिट 4 मीटर, 3 यूनिट, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज डायरेक्ट, राइट? सो विच इज 1-to-1 रिलेशनशिप विच इज कॉल्ड डायरेक्ट, राइट? और डायरेक्ट का एक मतलब ऐसा भी लगाया जाता है कि डायरेक्ट कॉस्ट विल बी इनकर्ड ओनली इफ प्रोडक्शन इज देयर। कि जिस दिन प्रोडक्शन होगा उस दिन कॉस्ट लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा नहीं लगेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जिस कॉस्ट की बात कर रहे हैं वही तो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, ओके। नाउ एग्जांपल्स ले रहे हैं सर। डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल क्या सर? तो डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल होता है क्लोथ फॉर शर्ट, जैसे अभी अभी हमने बात करी। ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल हमने देखा क्लोथ फॉर शर्ट। अभी अभी देखा एक शर्ट में 2 मीटर, 2 शर्ट में 4 मीटर, तो डायरेक्ट है। सर मटेरियल भी हो मगर इनडायरेक्ट हो, ऐसा कौन सा एग्जांपल आप हमें दे पाओगे? तो ऐसा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इट इज कॉल्ड क्लीनिंग मटेरियल। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दैट। क्लीनिंग मटेरियल इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट और नॉट बेटा? सो क्लीनिंग मटेरियल कैन बी योर इनडायरेक्ट मटेरियल। वो मटेरियल है फिनाइल एसिड, मगर इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, राइट? फिर डायरेक्ट लेबर का एग्जांपल अगर हम देखें then it is tailor for shirt. Tailor for shirt is टेलर मतलब लेबर, इंसान की बात हो रही है। और एक शर्ट में 4 आर, 2 शर्ट में 8 आर, तो इस तरह से वो डायरेक्ट भी है कि डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी है। और एक तरीके से समझो कि जिस दिन शर्ट ना बनाना हो क्योंकि स्टॉक है वगैरह 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 बहुत है, उस दिन क्लोथ नहीं लगेगा क्योंकि आप शर्ट ही नहीं बना रहे हो। अच्छा, आपकी फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, मशीन बंद है, क्या इसका मतलब ये होगा कि क्लीनिंग भी बंद होगा? ना। सो क्लीनिंग मटेरियल लग गया, दैट इज व्हाई वी कॉल देम इनडायरेक्ट। फिर लेबर, लेबर में आ जाएगा टेलर फॉर शर्ट, ठीक है बेटा। फिर इनडायरेक्ट का एग्जांपल क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर का बेटा एग्जांपल आ जाएगा
security guard, or we can say cleaner. सिक्योरिटी गार्ड और क्लीनर वो भी आपके लिए एक इनडायरेक्ट है, वो लेबर है, बट वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है। सिक्योरिटी को अपना काम 24 घंटे करना ही पड़ता है। फिर क्या, डायरेक्ट लेबर का एग्जाम, डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल क्या आएगा? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल आएगा रॉयल्टी। अच्छा सर, रॉयल्टी क्या होता है? सर रॉयल्टी होता है पेमेंट गिवन फॉर यूजिंग ब्रांड नेम। जैसे क्या होता है कि भाई अगर चलो हम अगर हमारे नाम से शर्ट बनाए अमित लिमिटेड, शायद वो शर्ट ना बिके, शायद नहीं, पक्का ना बिके। सो व्हाट आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू सेल माई शर्ट्स? व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू बी टेकिंग सपोर्ट ऑफ सम रेप्यूटेड ब्रांड्स। मैं उस ब्रांड के नाम के साथ अगर अपना प्रोडक्शन करूँ, पीपल में बाई इट, अदरवाइज पीपल विल नॉट बाई इट, राइट बेटा? तो पेमेंट गिवन फॉर यूजिंग ब्रांड नेम इज व्हाट वी कॉल इट एज रॉयल्टी। जैसे अगर मैं ये शर्ट बनाता तो मैंने लुई फिलिप को कहा, एलपी को, ये सुनो ना एलपी, आप जो चाहिए वो दाम ले लो, बट मुझे परमिशन दो, मेरी क्वालिटी अच्छी है, आप चेक कर लो, मुझे परमिशन दो कि मैं आपके नाम का लोगो एलपी मेरे शर्ट पे लगा सकूं। एलपी ने कहा ठीक है लगाओ, बट जब जब एक शर्ट बने तब 100 रुपये आपको हमें देने होंगे। अच्छा ध्यान रहे, ये 100 रुपये किस चीज़ के? क्या इस 100 रुपये में एलपी आपको शर्ट बना के देगा? नहीं, शर्ट तो आपको बनाना है, लेबर आपका, मटेरियल आपका, फैक्ट्री आपकी, रेंट आपका। तो फिर ये 100 रुपये किस चीज़ का? ये 100 रुपये है बेटा एलपी का नाम यूज करने का। इफ यू वांट टू यूज दिस नेम एलपी लुई फिलिप, you have to pay 100 rupees to them, and this is what we call it as रॉयल्टी, जो एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और इनडायरेक्ट का एग्जांपल क्या? इतने आपके सामने है सर, रेंट है, टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? तो दिस इज व्हाट वी बिलीव अबाउट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। फिर आप जब इन तीन डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को मर्ज करते हो तो कॉस्टिंग में उसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। और अगर आपको देखना हो तो ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, हमने यहाँ पे भी कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में भी लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, राइट? और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जब आप जोड़ देते हो तो ये बन जाता है वर्ड ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स आपको आज के बाद जब भी कोई बोले कि यार ओवरहेड्स, तो हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए
कि ओवरहेड्स मतलब हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इनडायरेक्ट विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ठीक है बेटा. और ये ओवरहेड्स वर्ड आप देखो यहाँ पे मैंने जो OH लिखा है, दैट इज टिपिकली ओवरहेड्स. ओवरहेड्स इज इनडायरेक्ट. ठीक है बेटा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी आर टेकिंग अप इज classification of cost by function. Classification of cost by function. और अब मैं बता दूं आपको, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा, that is called classification of cost by element, right? That is called classification of cost by element. Fair enough? Okay, let's listen to this. So classification of cost by function क्या होता है? तो कॉस्ट के फंक्शन के हिसाब से मेन 4 पार्ट किए जाते हैं. या तो ऐसा समझो कि मेन 2 पार्ट, एक प्राइम कॉस्ट जिसका फंक्शन है डायरेक्ट, और एक होते हैं ओवरहेड्स. बट मेन हमने ये जो सीखना है वो है ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन. तो ओवरहेड्स में आएंगे 3. फैक्ट्री ओवरहेड्स, या तो आप इसे कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, या आप इसे कह सकते हो वर्क्स ओवरहेड्स, या आप इसे कह सकते हो प्रोडक्शन ओवरहेड्स. 4 में से कोई भी नाम दे दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है. यू कैन कॉल इट फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू कैन कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यू कैन कॉल इट वर्क्स ओवरहेड्स, और यू कैन कॉल इट प्रोडक्शन ओवरहेड्स. ठीक है. फिलहाल मतलब इसका बहुत सिंपल रख रहे हैं कि एनी एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री. हाँ, मगर इन चीज़ों का ध्यान रहे, जब आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हो कि एनी एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री, एक्चुअली हम कहना चाहते हैं एक्चुअली एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि जो डायरेक्ट है, जो प्राइम कॉस्ट है, वो तो आप यहाँ पे ले चुके हो लेफ्ट साइड पे. ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो सिर्फ ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो आपको उस तरह से ज़रा ध्यान रख के समझ के आगे बढ़ना है कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं any expense of factory, what we actually mean is any indirect expense of factory. ठीक है बेटा. फिर आगे इसके एग्जाम्पल्स ले रहे थे. तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? एक एग्जाम्पल आ सकता है फैक्ट्री रेंट, क्योंकि ये फैक्ट्री का खर्चा है. ठीक है बेटा. फिर एक एग्जाम्पल आएगा फैक्ट्री रिपेयर्स, क्योंकि वो रिपेयर फैक्ट्री का है. अगर वो रिपेयर हेड ऑफिस का होता तो क्या, वो मैं आगे बता रहा हूं, बट फैक्ट्री पे रिपेयर करा है इसलिए वो फैक्ट्री ओवरहेड्स है. देन प्लांट रिपेयर्स. अब कोई कहेगा सर ये नहीं समझ में आया, प्लांट के आगे आपने कहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्ट्री? लिखा नहीं है, वही तो समझने की बात है कि बेटा जब भी आपको कभी भी कॉस्टिंग में वर्ड्स नजर आए प्लांट, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लांट हमेशा फैक्ट्री में ही होते हैं.
प्लांट कैन नॉट बी एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, प्लांट हमेशा फैक्ट्री में ही होते हैं बेटा, ठीक है। तो इन बातों को आपको जवाब देना होगा कि प्लांट जब भी आए तो उसका मतलब फैक्ट्री ही होगा है। प्लांट रिपेयर्स देन प्लांट डिप्रीशिएशन, अगेन सेम लॉजिक, प्लांट मतलब हमेशा ये। फिर एक आएगा पावर एंड फ्यूल, तो पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रनिंग मशीन, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट। और फिर से मशीन हमेशा फैक्ट्री में होता है, तो दैट विल गो अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स ओनली। फिर दूसरा जो आपका पार्ट है दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस ओवरहेड्स, उसमें आएगा एनी एक्सपेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। एनी एक्सपेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, जो भी एक्सपेंस मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगता है, दैट इज कॉल्ड एडमिन और मैनेजमेंट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सैलरीज। अकाउंट डिपार्टमेंट में जितने अकाउंटेंट्स हैं उनका मेन काम ही यही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, सारी हेड ऑफिस इज फॉर एडमिन और मैनेजमेंट, तो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस वहां पे जाएंगे। और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है डायरेक्टर सैलरी, कि भाई डायरेक्टर का भी मैं वापस मेन काम होता है मैनेजमेंट, तो उसके लिए जो भी खर्चा होता है दैट विल आल्सो बी क्लासिफाइड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिर लास्ट थर्ड जो आएगा दैट इज कॉल्ड selling and distribution overheads. That is called S&D, selling and distribution overheads, right? तो S&D क्या आएगा सर? Any expense for selling or डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कॉस्ट लगती है दैट इज कॉल्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, देन फ्यू पीपल गेट इट आउट कि सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या ये दोनों अलग है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल अलग है। सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। सर सेलिंग क्या होता है? तो सर सेलिंग की डेफिनेशन है कॉस्ट इनकर्ड टू इंक्रीज सेल्स। अगेन, कॉस्ट इनकर्ड टू इंक्रीज सेल्स इज कॉल्ड सेलिंग। जो सेल्स बढ़ाने के लिए खर्चा लग रहा हो दैट इज कॉल्ड सेलिंग, राइट। जैसे
एडवर्टीजमेंट। तो सर आप एडवर्टीजमेंट क्यों करते हो? टू इंक्रीज द सेल्स। यू डू एडवर्टीजमेंट जस्ट टू इंक्रीज सेल्स, नथिंग एल्स। देन salesman salaries, then salesman commission, right? ये सारे खर्चे सेल्स को बढ़ाने के लिए लग रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो गुड्स आपकी फैक्ट्री में बन के पड़ा है उसे कस्टमर तक पहुंचा देना, और कस्टमर तक नहीं तो एटलीस्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके शोरूम तक पहुंचाना, उस खर्चे को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है? तो एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन एंड डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ये आपका आ जाएगा 4 डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ना चाहते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय बी। राइट फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय behavior, right? So let us read that, let's understand that. That is called classification of cost by behavior. How does it behave to production? That is what classification of cost by behavior is all about. So behavior के हिसाब से cost can be classified into 3 main parts. First one is going to be variable. Second one is known as fixed. And third one is known as semi-variable. So सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है which, तो ठीक से लिखते हैं, cost which varies का मतलब होता है चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन और सेल्स। कि प्रोडक्शन या सेल्स के साथ साथ जो कॉस्ट चेंज होता रहे दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट। देखो ये बहुत जरूरी है, सिर्फ चेंज हो दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट चेंज मस्ट बी अकॉर्डिंग टू, इन रिलेशन टू, in direction to and in proportion to production and sales. Then only it will make sense. So what I'm talking about is this. समझो किसी दिन आपका प्रोडक्शन 10% आप गया और आपका कॉस्ट 10% से डाउन चला गया, that is not variable because इसका डायरेक्शन सेम नहीं है। प्रोडक्शन 10% से आप गया
कॉस्ट डाउन गया, दैट इज नॉट वेरिएबल। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रोडक्शन 10% से अप गया, कॉस्ट भी अप गया, इंक्रीज हुआ बाई 5%। अगेन दैट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कब होगा? जब प्रोडक्शन 10% से अप जाए और कॉस्ट भी एग्जैक्ट 10% से अप जाए, एग्जैक्ट 10 से, देन ओनली इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ओके चलो, तो इसका पहला एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल तो आपके सामने हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 तो डायरेक्ट वेरिएबल ही है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन डबल होगा आपका कॉस्ट डबल होगा, एंड दैट वे इट विल वर्क आउट, राइट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 तो हो ही जाएंगे। और फिर ओवरहेड से कौन कौन आएगा? तो ओवरहेड से आएगा पावर एंड फ्यूल, एंड सेल्समैन कमीशन। देखो, सेल्समैन कमीशन क्या होता है कि भैया अगर आपने आपके सेल्समैन को कह रखा है कि बेटा तू सेल्स कर, हम तुझे कमीशन देंगे 5% ऑफ सेल्स, ये आपका कमीशन होगा। तो अब इसका कमीशन किस तरह से कैलकुलेट होगा? तो इसके कमीशन का कैलकुलेशन का ये होगा कि अगर उसने 10,000 का सेल्स किया तो उसका कमीशन हो जाएगा 500, राइट। बट अगर उसने 10 लाख का सेल्स कर दिया तो फिर उसका कमीशन हो जाएगा 50,000 रुपीज़, क्योंकि 10 लाख का 5% जो बनता है दैट इज 50,000 रुपीज़। और इसी तरह से अगर आप देखो तो ये सेल्स के हिसाब से चेंज हो रहा है कि जिस दिन सेल्स 100 टाइम्स हुआ उस दिन ये भी 100 टाइम्स हो गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ वेरिएबल एक्सपेंस, जो सेल्स के साथ बदलता है। अब पावर एंड फ्यूल कैसे होगा? सो पावर एंड फ्यूल में हम कहेंगे कि जब आप 1 यूनिट बनाते हो, समझो सर, आपको आपकी मशीन 1 आवर तक चालू रखना पड़ता है। यू प्रोड्यूस 1 यूनिट, यू हैव टू रन योर मशीन फॉर 1 आवर, and when you run your machine for 1 hour, your diesel cost, your power and fuel cost is ₹40। इसी तरह से आज अगर आप 2 यूनिट बनाओ तो क्या होगा? तो आपका कॉस्ट लग जाएगा 2 आवर, सॉरी मशीन चलेगा 2 आवर और ये हो जाएगा 80। इसी तरह से 10 यूनिट बनाओ तो 10 आवर और ये लग जाएगा 400। और अगर आज मशीन ऑन ही ना करो क्योंकि स्टॉक बहुत हमारे पास पड़ा है, तो फिर 0 यूनिट, 0 आवर्स और आपका कॉस्ट भी हो जाएगा बेटा 0, राइट। दैट्स हाउ दिस इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से अगर आप ये निकाल दो अभी, एंड नाउ यू सी दिस,
1 यूनिट 40 रुपये, 2 यूनिट 80 रुपये, 10 यूनिट 400. इट इज एग्जैक्टली वेरिएबल, right? That's how you work it out to be a variable cost which changes according to production or sales. Now I think this is idea. अब फिक्स का मतलब क्या होगा सर? फिक्स जैसे नाम ही कह रहा है कि इट इज फिक्स्ड. तो फिक्स का मतलब है which remains constant irrespective of production or sales is your fixed cost. जो बदले ना, right? That is your fixed cost. जैसे नाम ही कह रहा है fixed, so it will not change according to production or sales. So उसमें अब क्या होगा कि एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल आ जाएगा रेंट. आप 1 यूनिट बनाओ, रेंट वही रहेगा. 2 यूनिट बनाओ, वही रहेगा. 10 यूनिट बनाओ, वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो एक आ जाएगा रेंट. सैलरीज को आप फिक्स ले सकते हो अगर सैलरीज आर फिक्स्ड. Then you can take depreciation, right? Depreciation is also a fixed cost. फिर अगर आप कहो कि सर depreciation अगर WDV मेथड पे हो तो क्या, तो भी फिक्स्ड ही रहेगा. बेटा अगर डेप्री अगर आप कहो कि WDV मेथड पे है सर, तो भी क्या फर्क पड़ता है? ध्यान रहे यहाँ पे आपको डेप्रीशिएशन को या तो फिक्स कॉस्ट को इस तरह से नहीं देखना है कि सर वो नेक्स्ट ईयर बदल जाएगा. अगर आपका डाउट ये होगा कि सर WDV में डेप्री नेक्स्ट ईयर बदल जाएगा, बेटा आप ये मत देखो कि नेक्स्ट ईयर बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा. आप ये देखो कि क्या इस साल प्रोडक्शन के साथ साथ सेम रहेगा या बदलता जाएगा. हाँ, वैसे अगर आप कहो कि डेप्रीशिएशन अगले साल बदल जाएगा तो मैं आपको कहता हूँ अगले साल तो बेटा रेंट भी बदल जाएगा. रेंट भी कोई थोड़े जन्मों जन्म फिक्स रहता है. रेंट विल ऑल्सो चेंज, राइट? डेप्री विल ऑल्सो चेंज, सैलरीज विल, एवरीथिंग इज गोना चेंज ओवर अ ईयर. बट आपको देखना है कि क्या इस बार अगर 1 यूनिट बनाया या 2 यूनिट बनाए या 10 यूनिट बनाओ, क्या इसके हिसाब से डिप्रीशिएशन में, रेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो नहीं. 1 यूनिट में भी 30,000 रहेगा, 2 यूनिट में भी 30,000 रहेगा और 10 यूनिट में भी 30,000 ही रहने वाला है. राइट? दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज अ फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है? तो ये हो गया आपका फिक्स्ड. रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, डिप्रीशिएशन हो गया. सेमी वेरिएबल क्या होता है सर? सेमी वेरिएबल होता है पार्टली फिक्स्ड, पार्टली वेरिएबल. पार्टली फिक्स्ड, पार्टली वेरिएबल के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? 2 एग्जाम्पल जनरली बहुत दिए जाते हैं, एंड दैट इज वन टेलीफोन एक्सपेंस एंड अनदर इज
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। सो टेलीफोन एक्सपेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इन दोनों को समझते हैं कि ये सेमी वेरिएबल कैसे है, पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल कैसे है। सो नाउ गाइज इफ यू सी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलता है, तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़े वैसे वैसे बढ़ता जाता है, राइट। जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता जाए इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ते जाता है। बट अगर क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़ीरो हो जाए, समझो आप 1-2 महीने बाहर गए, बंद कर दिया, तो क्या ज़ीरो हो जाएगा? नहीं, ज़ीरो नहीं होगा। एक मंथली जो फिक्स्ड कॉस्ट, जो मिनिमम रेंट आपको लगता है वो लगता ही होगा। और अगर आप आज भी अभी जहाँ पे आप हो, आपके घर का, आपके हॉस्टल का, आपका पीजी का, जहाँ पे भी आप रहते हो, उसका अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करो तो उसमें कुछ कॉलम आपको मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम रेंट, और कहीं पे आपको मिलेगा फिक्स चार्जेस और रेंट, ऐसी कॉलम्स आपको मिलेगी, एंड दैट इज़ योर पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल, राइट। और इसी तरह से होता है टेलीफोन में। टेलीफोन भी इसी तरह से होता है कि पोस्टपेड की बेसिकली बात कर रहा हूँ, प्रीपेड की बात नहीं कर रहे हैं, पोस्टपेड की बात कर रहे हैं। तो पोस्टपेड में क्या होगा कि एक मिनिमम फिक्स रेंट आपको लगेगा ही लगेगा, उसके बाद जितना यूसेज उस हिसाब से आपको आपका जो कॉस्ट है वो आपको चुकाना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई वी ऑल्सो कॉल दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो योर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विच इज़ पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका कॉस्ट का बेसिक, जिसको समझ के हमें पूरे चैप्टर को आगे करना है। इट इज़ दिस। तो जो कॉस्ट शीट के वर्ड्स थे, जो बेसिक वर्ड्स थे, वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्यों आया उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। कॉस्ट शीट फॉर्मेट किस तरह से बना उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ हद तक फॉर्मेट आपके समझ में आ गया है कि सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, अभी अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट का टोटल प्राइम कॉस्ट। यस और यस। सो दैट्स हाउ वी गेट इट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज प्राइम कॉस्ट। फिर आगे ओवरहेड्स क्या है उसकी समझ लेती है। तो ओवरहेड्स, फैक्ट्री एडमिन ओवरहेड्स, S&D, वो क्या है उसका भी हमने एक समझ ले लिया, और फिर बिहेवियर के हिसाब से भी कॉस्ट को समझ लिया। अब वो मौका आ चुका है जब हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करें, राइट। सो गाइस, इट विल हैपन दिस वे। सबसे पहले देखो, अगर आप कोई भी फैक्ट्री को देखो, कोई भी फैक्ट्री को, तो किस तरह से चलेगा? कोई भी दुनिया की फैक्ट्री ले लो, कैसे चलेगी वो? ओके, तो हम ये कह रहे थे कि सर दुनिया की कोई भी फैक्ट्री ले लो, वो कैसे चलती होगी? तो मेरे हिसाब से दुनिया की कोई भी फैक्ट्री में सबसे पहले मटेरियल आता है, क्योंकि अगर मटेरियल ना हो और लेबर आ भी जाए तो लेबर का क्या काम है? तो सबसे पहले आएगा मटेरियल।
हमारे एग्जाम्पल में चलो क्लोथ आ गया, अब क्या करोगे सर, क्लोथ आ गया, फिर इसके बाद इसका शर्ट बनाओगे, यू विल मेक अ शर्ट आउट ऑफ इट, राइट फ्रेंड्स। मतलब मैं दूसरा बात ये कह रहा था कि लेबर आएगा दूसरा सीक्वेंस में, अब मटीरियल आया, लेबर आया, मटीरियल आया, लेबर आया, लड़ा। अब तीसरा क्या होगा, शर्ट बन के रेडी हो जाएगा तो उसमें आपको पहले लोगो लगाना होगा, रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब सीक्वेंस में तीसरा आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये सब अच्छे से चल रहा था हमारी कंपनी में, मटीरियल आता था, लेबर आता था, फैक्ट्री में शर्ट बनता था, लोगो लगता था, मटीरियल लेबर एक्सपेंस, मटीरियल लेबर एक्सपेंस, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। बट एक महीना हुआ, फैक्ट्री का लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब हो जाएगा FOH, एनी एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री। अब क्या करना होगा, तो जैसे ही फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा बेटा, सबसे पहले आपको करना होगा उसका अकाउंटिंग, उसका चेक बनाना पड़ेगा। तो ये सब काम जो करेगा वो करेगा अकाउंट डिपार्टमेंट। मतलब अब बात आई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये सिर्फ एक स्टोरी जैसा कुछ बनाना हो ताकि आपको याद इजीली और जल्दी से रह जाए। पहले मटीरियल आया, फिर लेबर आया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आया, फैक्ट्री ओवरहेड्स आया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आया। ठीक है बेटा, फिर क्या होगा, तो हेड ऑफिस में जितनी फैक्ट्री है सब जगह से बिल 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 आने लगे, ये वो। अब हेड ऑफिस थोड़े कोई पैसे छापने की मशीन है, उसको भी तो कमाना पड़ेगा। तो उसने सेल्समैन को कहा कि ओए सेल्समैन, जल्दी सेल्स कर। सेल्समैन मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और फाइनली सेल्स हो जाएगा। अगर आपको ये सीक्वेंस लॉजिकल लग रहा है कि हाँ सर ऐसा ही होता होगा, तो यहाँ पे समझो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कि पहले मटेरियल आया, फिर लेबर आया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, चौथा आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, पांचवा एडमिन, ये पांचवा ही है, छठा एसेंडिंग और सेल्स हो गया। जो फॉर्मेट हमें लॉजिकल लग रहा है वही फॉर्मेट में कॉस्ट शीट भी तो बन रहा है। तो सर मैं इस फॉर्मेट को आपको 3 तरीके से समझाऊंगा, एंड आई कैन प्रॉमिस दैट कि 3 तरह से इस फॉर्मेट को समझने के बाद आपके दिमाग में ज़रा भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। प्रॉमिस, बस थोड़ा वक्त देना, सब कुछ मैं समझा दूंगा कि पूरा फॉर्मेट किस तरीके से याद रखा जा सकता है। तो फिर एक बार स्टोरी हमने क्या की, पहला मटेरियल आया, फिर लेबर आया, फिर एक्सपेंस आया, फिर एफर्ट, फिर एडमिन, फिर असेंबली, और आखिर में हो गया सेल्स। अच्छा, अगर कभी ये डाउट आए कि सर क्या ऐड करें, क्या लेस करें, तो बहुत सिंपल सा सवाल है। हमने ऊपर समझा था कि अल्टीमेटली ये कॉस्टिंग एक कॉस्ट शीट P&L ही है। तो सर कॉस्टिंग P&L में क्या होगा, सारे खर्चे डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। ये आपका P&L फॉर्मेट है। अगर इसी फॉर्मेट को मैं आपको कहूँ कि आप की फॉर्म के बदले स्टेटमेंट फॉर्म में बनाओ, तो आप क्या करोगे, बोलो। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको कॉस्ट चाहिए तो जितना भी डेबिट साइड पे दिखता है उसको ऐड 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 ऐड, और क्रेडिट साइड पे वो सब माइनस माइनस। बस यही यहाँ पे हो रहा है। अब गौर से देखो, डायरेक्ट मटेरियल, ऐड डायरेक्ट लेबर, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि वो सब डेबिट साइड की चीज़ें हैं।
ऐड एडमिन, ऐड एसएमडी। सो इन 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 सारी चीज़ों को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो भी आपका डेबिट साइड पे है वो सब ऐड होगा। और ये देखो क्लोजिंग स्टॉक लेस, क्लोजिंग स्टॉक लेस, ये परचेज रिटर्न लेस, क्लोजिंग स्टॉक लेस। ठीक है, तो ये भी तो तरीका है जिससे आप कॉस्ट को समझ सकते हो। फिर उसके बाद तीसरा तरीका थोड़े टाइम के बाद समझाता हूँ, इसके पहले मुझे कुछ और समझाना है, वो और समझा देते हैं। अब मैं कुछ एक्सपेंस के आपको नाम बताऊंगा, आपको मुझे बताना है, मतलब आप ऑफ कोर्स वीडियो में बता तो नहीं पाओगे, बट खुद ही खुद सोचना है कि ये कहाँ पे जाएगा। तो चलो पहले मुझे बताओ, क्लोथ फॉर शर्ट। हमने शर्ट बनाने के लिए क्लोथ परचेज किया, वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। सर टेलर को पकड़ दिया, कहाँ जाएगा? तो डायरेक्ट लेबर में जाएगा। सर रॉयल्टी पे करे, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, राइट। और बेटा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा बताओ? चलो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा? तो उसका जवाब है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, उसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहाँ का है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हेड ऑफिस का है तो वो हेड ऑफिस में जाएगा, एडमिन में जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस शोरूम का है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जाएगा? तो इट डिपेंड्स। यहाँ पे हम समझना ये चाहते हैं कि कॉस्टिंग में नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे फिनांस में कैसा होता है कि भाई परचेज है तो ट्रेडिंग में ही जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी है तो पीएनएल में ही जाएगा। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कहते हैं। हम यहाँ पे उसके पर्पस को देखना चाहते हैं कि भाई रेंट है तो रेंट क्यों लगा, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों लगा भाई। उस पर्पस को देख के हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी कॉल फैक्ट्री के लिए लगा है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, हेड ऑफिस के लिए लगा है तो एडमिन में जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो दैट्स हाउ एक्चुअली the things start to change for us, right, in costing. Now next if I ask you कि मुझे बताओ profit on sale of fixed asset कहाँ पे लिखोगे? Profit on sale of fixed asset ये कहाँ लिखोगे बताओ? Right, so you know प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये कहाँ पे जाएगा? अच्छा कहोगे सर ये तो प्रॉफिट है, ठीक है, तो फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ जाएगा? फिर आप मुझे ये कहो कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट शीट में कहाँ पे लिखे? इनको कहाँ पे लिखा जाए? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि भाई इनकम टैक्स को कहाँ पे लिखा जाए? डोनेशंस को कहाँ पे लिखा जाए? इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इन सारी चीज़ों को कॉस्ट शीट में कहाँ पे लिखे यार हम?
ये सवाल अभी भी हमारे पास है। तो इसका जवाब है कि इनमें से कोई चीज कॉस्टिंग में नहीं लिखी जाती है। दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग। बेसिकली they are called financial incomes and expenses। ये कहीं पे नहीं लिखा जाता है। दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल इनकम एंड एक्सपेंस की कॉस्टिंग में और कॉस्ट शीट में कोई जगह नहीं है। देखो, कॉस्ट शीट का मेन पर्पस है टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करना इस कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी चीज है प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, all those things which are not related to product are not recorded in cost sheet। तो देखो, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कॉस्ट को। एक, डायरेक्टली रिलेटेड, एक होता है इनडायरेक्टली रिलेटेड। कि जैसे भाई रेंट है, उसका 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, बट रेंट का रिलेशन तो है। फैक्ट्री है इसलिए लग रहा है, ना होता तो ना लगता। और तीसरा एक कॉस्ट का कैटेगरी है नॉट एट ऑल रिलेटेड, जैसे इनकम टैक्स, जैसे डोनेशन, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इनमें से कोई भी चीज कॉस्ट शीट में नहीं लिखी जाती है, राइट। दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल इनकम एंड एक्सपेंसेस। और अगर आप इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक भी चीज प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। इनकम टैक्स, डोनेशन, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, राइट, none of them are related to product, and that's why they are not recorded in cost sheet। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताओ, हाँ, अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में डाउट है कि सर कोई चीज प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि नहीं है, वो कैसे पता चले, तो एक सिंपल सा टेस्ट देता हूँ जो 90% केसेस में काम, 90 नहीं, ऑलमोस्ट काम कर जाता है। चलो फिलहाल परसेंटेज को छोड़ दो। आपकी बाउंड्री लाइन जो है दैट इज सेल्स। सेल्स इज योर बाउंड्री लाइन। अगर कोई भी कॉस्ट सेल्स के पहले लगती है, जैसे आप बताओ मटेरियल पहले लगता है कि सेल्स पहले होता है, तो आपका जवाब है ऑब्वियसली सर मटेरियल पहले लगता है। फिर लेबर पहले कि सेल्स पहले, ऑब्वियसली सर लेबर पहले। तो अच्छा, सेल्समैन पहले कि सेल्स पहले, तो ऑब्वियसली सेल्समैन होगा तो सेल्स होगा। अच्छा, अब आप बताओ पहले डोनेशन करोगे कि पहले सेल्स करोगे, तो ऑब्वियसली पहले सेल्स होगा, उसके पैसों से डोनेशन करोगे। सेम थिंग अबाउट इनकम टैक्स, कि पहले
इनकम टैक्स भरोगे या पहले प्रॉफिट होगा? तो पहले सेल्स होगा, उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, और उसके बाद आपको टैक्स भरना होगा। तो सेल्स अच्छा चलो देखो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है। हम तो कहते हैं कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ना सेल्स के बाद होता है। कैसे होता है सर? सेल्स किया, फिर 2 महीने बाद उसका कलेक्शन किया, फिर पता चला कि उसमें आपके पास सरप्लस है, उस सरप्लस से आपने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किया। अब देखो कितना गैप है कि सेल्स होगा, उसके 2-3 महीने बाद कलेक्शन होगा, फिर आपको पता चलेगा कि ओके आपके पास सरप्लस है, तो उसमें से आप करोगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बेटा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप सेल करोगे, तब आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। अब आप देखो, आपका कॉस्ट शीट तो यहीं पे खत्म हो चुका था, कॉस्ट शीट और कॉस्टिंग दोनों, राइट? इट हैज एंडेड मच बिफोर यू सोल्ड। सो ये भी एक प्रूफ है, ये भी एक टेस्ट है कि अगर आपको कभी डाउट आता है कि भैया ये चीज़ आएगी कि नहीं, तो आप हमेशा अपने आप को ये पूछ सकते हो कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सेल्स के पहले आएगा या सेल्स के बाद आएगा। अगर आपका दिल कहता है कि ये सेल्स के बाद आएगा, तो फिर उसे कॉस्ट शीट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल इनकम एंड एक्सपेंसेस, राइट? सो नाउ टेल मी, इस सब को समझने के बाद कि सर अब बेड डेट्स कहाँ पे आएगा? टेल मी यार, बेड डेट्स कहाँ पे आएगा? बेड डेट्स तो आप कहोगे सर बेड डेट्स नहीं आएगा कॉस्ट शीट में, क्योंकि वो तो सेल्स के बाद होता है। और हाँ, बराबर भी है। अगर आप लॉजिकली भी समझो तो बेड डेट्स इज नॉट अ कॉस्ट, इट्स अ लॉस। बेड डेट्स इज नॉट अ कॉस्ट, इट्स अ लॉस। और लॉस कॉस्ट शीट में नहीं आना चाहिए, वो तो हमने पहले ही कह दिया। बट यहाँ पे देयर इज अ डिस्प्यूट। Few people are saying that you should record bad debts, and few are saying no, you should not record bad debts. अच्छा, इन लोगों का लॉजिक क्या है? तो जो लोग कहते हैं कि नहीं यार बैड डेट्स नहीं लिखा जाना चाहिए, उनका लॉजिक तो बहुत सिंपल है कि सर ये सेल्स के बाद होता है। बिल्कुल बराबर है। हमने भी कहा कि बैड डेट्स कॉस्ट नहीं है, बैड डेट्स लॉस है, तो ये आपको बाद में लिखना चाहिए। हम कहाँ पे कुछ कह रहे हैं। बट कुछ लोग का लॉजिक अलग है, वो कहते हैं कि नहीं, बैड डेट्स लिखा जाना चाहिए। एंड व्हाट दे से इज लाइक दिस। देखो, अगर हम कहें कि 2 बिजनेसमैन ए और बी, दोनों की शॉप एकदम बाजू बाजू में है, they both deal in same product, same price, same quality, everything is same, price is same, दुकान भी बाजू बाजू में है, एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, so there is absolutely no difference between them। हाँ, जो एक डिफरेंस है वो ये है कि एक बंदा ए आपको 30 दिन का क्रेडिट पीरियड देता है, जबकि दूसरा बी आपको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड देता है।
सो नाउ टेल मी, आप किससे गुड्स बाय करोगे? टेल मी, आप कहाँ से गुड्स बाय करोगे, ए से या बी से? लॉजिकली आपका जवाब है सर बी से बाय करेंगे, हम क्यों ए से बाय करें? वी शुड बी बाइंग फ्रॉम बी। हाँ बिल्कुल आपकी बात बराबर है। अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं भी बी से ही बाय करता। नाउ टेल अस, इफ यू थिंक लॉजिकली, तो किसके बिजनेस में बेड डेट ज्यादा होगी? टेल मी लॉजिकली, ए और बी? तो आपका जवाब है सर ऑब्वियसली बी के बिजनेस में बेड डेट ज्यादा होगी। वाई? बिकॉज इट इज गिविंग मोर क्रेडिट पीरियड। सो बेटा, नाउ यू लिंक दिस वे कि बेड डेट्स किसकी ज्यादा हुई? बी। क्यों ज्यादा हुई? क्योंकि उसने क्रेडिट पीरियड ज्यादा दिया। अच्छा, नाउ बी ने क्रेडिट पीरियड ज्यादा क्यों दिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन, आप ये आंसर करो। क्यों? उसे पैसे प्यारे नहीं है जो 30 दिन में आ जाएंगे तो उससे अच्छा लगेगा? नहीं, पैसे तो उन्हें भी प्यारे थे, बट उन्होंने ज्यादा क्रेडिट पीरियड दिया टू इंक्रीज हिज सेल्स। उसने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए ज्यादा क्रेडिट पीरियड दिया है। और जो खर्चा टू इंक्रीज सेल्स हो, वो आपको ध्यान हो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में लिखा जाता है। ये एक ओपिनियन है, ध्यान रहे। इसीलिए हम इसे डिस्प्यूटेड कहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे सेल्स के बाद आता है, इसे नहीं लिखना चाहिए, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसे लिखा जाना चाहिए क्योंकि बेड डेट्स सेल्स इंक्रीज करने के लिए हुआ था या लगा था। अच्छा, दूसरा ऐसा ही एक डिस्प्यूटेड एक्सपेंस जो है, दैट इज इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड भी इसी तरह से। कुछ लोग कहते हैं राइट इन कॉस्ट शीट, कुछ लोग कहते हैं डोंट राइट इन कॉस्ट शीट। पहले मैं इन लोगों का लॉजिक समझा देता हूं। जो कहते हैं कि डोंट राइट इन कॉस्ट शीट, उनका लॉजिक क्या है? सी, जो लोग कहते हैं कि डोंट राइट इट इन कॉस्ट शीट, उनका लॉजिक बहुत सिंपल है कि इंटरेस्ट पेड is not cost of product, it is cost of capital. It is not a cost of product, it is cost of capital. तो सर प्रोडक्ट का कॉस्ट हो कि कैपिटल, क्या फर्क पड़ता है? बेटा सिंपल सा इसका वो है कि अगर कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है तो उसके बिना आपका प्रोडक्शन अटक जाना चाहिए। जैसे आप बताओ, मटेरियल के बिना आपका प्रोडक्शन अटक जाएगा? तो जवाब है हाँ, अटक जाएगा। लेबर के बिना अटक जाएगा? हाँ, अटक जाएगा। मतलब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मटेरियल इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्समैन इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उसके बिना आपकी प्रोडक्ट का सेल्स नहीं होगा। They are all cost of production. But अब आप ये देखो कि मेरे पास खुद के पैसे हैं तो मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और आपने लोन ली तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या इंटरेस्ट की वजह से प्रोडक्ट अटक गई? ना, मैंने तो बना लिया यार उसके बिना। दैट इज व्हाट दिस पीपल आर सेइंग, दैट इंटरेस्ट इज नॉट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होती है तो उसके बिना प्रोडक्ट का अटक जाना जरूरी है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो।
जैसे हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट है, बट फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आपका प्रोडक्शन अटक जाएगा। तो भले वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो ज़रूर है बेटा। बट कैपिटल के बिना आपका कुछ नहीं अटकेगा। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि इंटरेस्ट पेड इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल माय फ्रेंड्स। तो ये लोगों का लॉजिक ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं लिखना चाहिए, बट सामने एक क्लास ऑफ ऑथर ये भी कहता है कि नहीं, आपको इसे कॉस्ट शीट में लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि मानते हैं कि इंटरेस्ट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ो तो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हमेशा कहा जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो अगर आप कहते हो कि हाँ इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट ये बात को क्यों भूल जाते हो कि इकोनॉमिक्स खुद कहता है कि कैपिटल के लिए कैपिटल इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट, राइट। तो इस लॉजिक से कुछ लोग कहते हैं कि आपको इंटरेस्ट पेड को कॉस्ट शीट में लिखना चाहिए, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट। हालांकि ये दोनों डिस्प्यूटेड है और हमें इसमें क्या करना है, तो हमें करना है कि वी विल नॉट रिकॉर्ड इट एस पर ICAI। जो ICAI का ओपिनियन है उसके हिसाब से हमें इसको कॉस्ट शीट में नहीं रिकॉर्ड करना है, तो आज के बाद हम भी इसे कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट point that we want to understand in this is stock valuation. ये बहुत important point है, stock valuation. So let's understand how stock valuation happens. Right. So stock valuation, if we talk about, there are 3 types of stock that we need to talk about when we deal with stock valuations. One is raw material stock, one is your WIP stock, and another one is going to be your FG stock, finished goods stock. But you know, one thing that is very essential to know over here is if we talk about the valuation rule in finance, so finance, we say cost or NRV, whichever is less, right? जबकि if we talk about cost, costing में जो rule है that is always at cost, always at cost. Now let us first of all understand कि ऐसा rule क्यों है always at cost. So ऐसा रूल इसलिए है ऑलवेज एट कॉस्ट। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, चलो इस फॉर्मेट में आ जाओ, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। समझो हमने मटेरियल परचेज किया 100 रुपीज़ का, वी परचेज मटेरियल वर्थ ₹100। हमने प्रोडक्शन किया ही नहीं, साल भर वो एज इट इज पड़ा रहा, आपने प्रोडक्शन यूज ही नहीं किया। I mean, आपने ₹1 का प्रोडक्शन नहीं किया। लेट मी से दिस वे कि क्वांटिटी ऑफ फिनिश प्रोड्यूस्ड इज 0 यूनिट्स यू प्रोड्यूस्ड। कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, करते करते पूरा साल बीत गया। आज इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सिर्फ 20 रुपीज़ इससे मिल सकते हैं, NRV जिसे हम कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। Say for example, my friends, that is just ₹20, just 20 rupees. अब क्या होगा? यहाँ पर आउटर कॉलम में 80 आ जाएगा। Now it is violating the principles that you have set for yourself. Sir, what it is violating? Sir, it is violating a principle.
हम जब से ये चैप्टर शुरू किया है तब से कह रहे हैं कि कॉस्ट शीट इज टू cost sheet is prepared to find the cost of product. Cost sheet is prepared to find the cost of product. But my dear friends, if your production is zero, ये 80 रुपए का कॉस्ट कहाँ से आया? आप तो बड़े चिल्ला रहे थे कि सर हम तो कॉस्ट शीट प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करने के लिए बनाते। तो बेटा ऐसा नहीं है। I mean, हाँ ऐसा ही है, कॉस्ट शीट प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करने के लिए बनाया जाता है, बट बेसिकली ये जो 20 है ये यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे स्टॉक वैल्यूएशन करना होगा कंपल्सरी एट 100, ऑलवेज एट कॉस्ट। तो ये आउटर कॉलम में नील आ जाए और इसकी इफेक्ट ये आएगी बेटा, इसकी इफेक्ट ये आएगी कि प्रोडक्ट की आपने प्रोडक्शन किया नहीं है और प्रोडक्शन की कॉस्ट नील है। हाँ फिक्स कॉस्ट की बात अलग है, फिक्स कॉस्ट आ सकता है बट ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, इसीलिए मैंने मटेरियल का एग्जांपल लिया। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो माय फ्रेंड्स, इसीलिए हम कॉस्टिंग में कहते हैं कि ऑलवेज एट कॉस्ट। एक दूसरा लॉजिक ऐसा भी है कि बहुत पढ़ लिया हमने आज। 100 रुपए का स्टॉक अगर 20 का हो जाए तो ये लॉस है कि कॉस्ट है? तो सर सीधा जवाब है लॉस है। इट इज़ अ लॉस, लेट्स नॉट टॉक फर्दर अबाउट इट, इट इज़ अ लॉस। एंड माय फ्रेंड्स, अगर ये लॉस है तो हमने ऊपर ही कह दिया ना फाइनेंशियल इनकम एक्सपेंस के टाइम पे कि लॉस कॉस्ट शीट में नहीं लिखा जाना चाहिए। It's really simple, right, my friends? So that's the point that I want to make to you guys, that it should not be recorded in cost sheet. Now, having said that, this is to be done always at cost, always at cost. What is the cost? The next question is, cost का मतलब सिंपल है, हमने आज लेक्चर की शुरुआत तो वहाँ से की कि कोई भी चीज़ को परचेस करने के लिए आपको जो कॉस्ट लगता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस, जो लगता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो सर रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए दो चीज़ों का खर्चा होता है, एक परचेस प्राइस और एक होता है परचेज एक्सपेंस। परचेज प्राइस एंड परचेज एक्सपेंस, ठीक है? समझते हैं, समझो। आपने मुंबई से गुड्स परचेज किया, राइट? जस्ट अ सेकंड, दिस लैपटॉप इज रनिंग आउट ऑफ बैटरी, सो आई नीड टू प्लग इन द बैटरी। समझो अगर आपने मुंबई से गुड्स परचेज किया और आपकी फैक्ट्री अहमदाबाद में है, विच इज एक्चुअली माई प्लेस, राइट? यहाँ पे आपकी फैक्ट्री का गेट है, समझो अहमदाबाद, राइट बेटा? तो मुंबई से आपने गुड्स परचेज किया, वहाँ से लेके गुड्स अहमदाबाद आपकी फैक्ट्री में आ जाए, इस गेट तक एंट्री हो, वहाँ तक का सारा कॉस्ट ना रॉ मटेरियल का गिना जाता है। एक बार फैक्ट्री के गुड्स अंदर आ गया, वंस इट इज एंटर्ड, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड स्टार्ट हो जाता है।
बट जब तक ना पहुंचे वहाँ तक सारा का सारा कॉस्ट मटेरियल का मेरे फ्रेंड्स गिना जाता है। तो क्या होगा कि भाई एक मुंबई में आपने चुकाई होगी, ओ आई एम सो सॉरी, okay, so we were talking about कि if you purchase goods from Mumbai and अहमदाबाद फैक्ट्री में आया, वहाँ तक का सारा कॉस्ट इज गोना बी अ मटीरियल कॉस्ट, राइट। तो आपने एक परचेज प्राइस पे किया होगा यार, और प्लस मुंबई से लेके अहमदाबाद आने का जितना भी रास्ते में खर्चा लगता है, सर कौन सा खर्चा लगता है सर? तो सर कैरेज इनवर्ड लगता है, सर इंश्योरेंस लगता है, फिर सर लोडिंग अनलोडिंग लगता है। गुजरात में नहीं हो, अगर आप गुजरात बाहर वीडियो देख रहे हो तो ऑक्ट्रॉय लगता है, सर जीएसटी लगता है, कितनी सारी चीज़ें लगती है, तब जाके गुड्स अहमदाबाद आपकी फैक्ट्री तक पहुंचता है। तो ये हम सारी कॉस्ट में, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दे कि अगर आपने फूड ऑनलाइन ऑर्डर किया, बहुत सिंपल एग्जांपल, आपने फूड ऑनलाइन ऑर्डर किया, ठीक है, 500 का फूड था, 30 रुपीज़ डिलीवरी कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कितनी 530, बस यही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। लेट्स कीप इट रियली रियली सिंपल दैट इट इज परचेज प्राइस 500 का फूड प्लस डिलीवरी। डिलीवरी मतलब क्या कि रेस्टोरेंट से घर तक पहुँचाने का कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड परचेज एक्सपेंसेस। आई होप दैट सिंपल फॉर यू गाइज, राइट। नाउ नेक्स्ट इज WIP. सर व्हाट इज WIP? WIP means work in progress, means those units which you started but you couldn't complete. स्टार्ट कर दिया आपने बट आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, उस यूनिट्स को हम कहते हैं WIP। तो सर WIP बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट लगती है? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि जब हम कहते हैं कि आपने स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपने लगाई होगी दैट इज मटेरियल। डायरेक्ट लेबर, ऑफ कोर्स डायरेक्ट लेबर, राइट, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब एक इमेजिन करो एक सिनेरियो कि समझो ये शर्ट बनाने का मैंने ऑर्डर दिया एक फैक्ट्री को, समझो कोई एक ब्रांड आपकी फेवरेट ब्रांड है वो ले लो, मैं LP लेता हूँ, LP इज़ माई फेवरेट ब्रांड। तो मैंने LP को ये शर्ट बनाने का ऑर्डर दिया, LP ने शर्ट बनाना स्टार्ट किया, मतलब मटेरियल लगा होगा। अच्छा, दूसरा स्टार्ट किया मतलब लेबर लगा होगा, क्योंकि अगर ये क्लोथ एज इट इज़ पड़ा हो तो रॉ मटेरियल कहलाएगा। देखो इस बात को आपको समझना होगा कि अगर एक गुड्स WIP में है, इसका क्लियर कट सीधा सादा मतलब है कि लेबर ने उसमें काम किया है, राइट माय फ्रेंड्स। तो लेबर हो गया, 2-3 घंटे जहाँ पे भी ये काम चला इस शर्ट के ऊपर, तब लाइट्स वगैरह ऑन होगी तो दैट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये भी आपको लगा होगा। सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस के ना 2 एग्जाम्पल मैं हमेशा हर बैच में पढ़ाता हूँ। एक मैंने यहाँ पे लिखा था रॉयल्टी, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशल हायर ऑफ अ मशीनरी। सर स्पेशल हायर ऑफ अ मशीनरी क्या है सर? कि सर ये शर्ट की ये जो डिज़ाइन है ये मेरी फेवरेट डिज़ाइन थी, और इसको प्रिंट करने के लिए कंपनी के पास मशीन नहीं था, तो इस स्पेसिफिक शर्ट की इस डिज़ाइन के लिए एक मशीन रेंट पे लिया @ ₹100 पर आवर, समझो। तो क्या होगा, ये जो स्पेशल हायर है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि उसका प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आप समझो तो। दिस इज कॉल्ड स्पेशल हायर ऑफ अ मशीनरी, राइट। हाँ, इस बात को समझा दूं मैं कि हायर ऑफ अ मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, फिर से सुनना, हायर ऑफ अ मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, मगर स्पेशल हायर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के स्पेसिफिक होता है, राइट। तो अब जैसे चलो समझो हमने
एक 5 माले का बिल्डिंग पूरा रेंट पे लिया हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, मगर सिर्फ आपकी बैच के लिए एक क्लास हमने रेंट पे लिया तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। तो ये डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड एफओएच। तो ये यहाँ पे मैं समझा रहा था कि इसके लिए WIP के लिए ये भी लगा होगा, और सर फिनिश गुड्स के लिए क्या लगा होगा? सर वही तो चीज़ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, एफओएच, यही तो लगा होगा। बट कॉस्टिंग में और बेसिकली कॉस्टिंग इन इंडिया में एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होती है, एडमिन ओवरहेड्स। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है जो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.